नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज बात हम लोग करेंगे बहुत अहम मुद्दे पे। वो मुद्दा ये है कि अभी देश की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पे एक अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। सरकार को चाहिए कि देश के अंदर जितनी भी संपत्तियां हैं जो कि सामाजिक कार्य के लिए लोगों ने दान किया हुआ है, उन सभी पर उनको अपना कब्जा कर लेना चाहिए। वो चाहे सराय की संपत्ति हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, या जितने भी धर्म हैं उन्होंने अपने अनुसार जहां जहां दान किया है उन सभी पे कब्जा कर लेना चाहिए। इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे पहले तो हम आम जनता से एक बात ये कहना चाहते हैं कि आपका वोट जो है वो आपकी औलाद की तरह, आपके बच्चों की तरह होता है। वोट अच्छी तरह से देखभाल कर दें, जो आपको रोजगार दे सके, जो आपकी देखभाल कर सके, जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, आपको सस्ती शिक्षा दे सके, जो महंगाई पर काबू कर सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके और देश का सम्मान बढ़ा सके। तो ये वो मुद्दे हैं जिस पे हमें वोट देके ऐसी सरकार को बनाना चाहिए। तो छोड़िए अब इन बातों को, इसमें कोई देखिए ज़्यादा आजकल सैद्धांतिक बातों का कोई मतलब नहीं है देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर अगर आप सैद्धांतिक बात करते हैं तो आप को किसी न किसी संज्ञा से आपको वो कर दिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इन सब। सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती है, यानी एक तरीके से ये समझा जाए कि देश की जितनी भी संपत्ति है उन पर सरकार अपना अधिकार चाहती है। चाहे वह लोगों की खुद की संपत्ति क्यों ना हो, सरकार को ले लेना चाहिए और उनको आम जनमानस के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से रहने की व्यवस्था, यानी 3 या 4 BHK का फ्लैट या मकान बनाकर आम जनमानस को एक एक व्यक्ति को दे देना जाना चाहिए और उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ना उसका कोई किराया लिया जाना चाहिए और देश की हर चीज़ से टैक्स हटा दिया जाए। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त हो जानी चाहिए। बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जब शिक्षा पूरी हो तो निश्चित रोजगार की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और उनके कॉपी किताब, पेन, पेंसिल, ड्रेस की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के संबंधी जो भी तकलीफ दिक्कत आती है वो पूरी तरह से फ्री कर देनी चाहिए। देश में कहीं भी किसी को भी आना जाना हो, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, एरोप्लेन से हो, सबका किराया फ्री कर देना चाहिए और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी सरकार अपने पैसे से पूरा करे। और साथ ही ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सरकार देश की सारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमा ले। तो होगा क्या कि उनके पास किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। 140 करोड़ जनता के लिए ये व्यवस्था सरकार कर दे, जिससे लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सरकार चाहे कानून बनाए, एक एक नागरिक की जो भी संपत्ति है वो अपने नाम कर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से, लोगों की सुरक्षा से, रोजगार की गारंटी ना होने से, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मुफ्त ना होने से, ये सारी चीज़ें सरकार को कर देनी चाहिए ताकि आम जनमानस के पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आने वाले किसी भी बिल, किसी भी तरह के कानून से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कर देना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल का अमेंडमेंट बिल जो करने का मामला लाया जा रहा है वो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है। 3 तलाक का मामला देश में लाया गया
वो भी मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सराय बोर्ड की जो संपत्ति है उसको भी जो है सरकार को ले लेनी चाहिए। हिंदू महिलाओं की जो समस्या है, जिनके पति उनको छोड़कर चले जाते हैं, तलाक भी नहीं देते, उनका जीवन खराब हो जाता है, तो कानून जो बनाया जा रहा है इस समस्या पर वह क्या देखकर बनाया जा रहा है कि सिर्फ एक समुदाय के लिए विशेष समुदाय को देख करके उसके समुदाय की संपत्ति को ही देखकर बनाया जा रहा है। खास करके आजकल जो मीडिया जिस तरीके से सरकार के हर उन बातों को प्रचारित करने का काम करती है और पूरे देश में एक विचारधारा तैयार करने का काम करती है, जो सरकार कह रही है वही सही है, और वह सरकार से वो सवाल भी पूछने का काम नहीं करती। जबकि देश की सबसे बड़ी समस्या जो आजकल है वो गोदी मीडिया ही है, क्योंकि गोदी मीडिया देश की सरकार को तानाशाही की ओर ले जाने का बहुत बड़ा काम करती है। जब गोदी मीडिया विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने का काम नहीं करेगी, तब देश में जो भी सरकार होगी उस पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो सकता है। और जब तक सरकार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और एक बात और समझ लीजिए कि पार्टी जो सत्ता में आती है और जिन वादों को करके वो सत्ता में आती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई, तो वो उसका पहला मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर ही उनकी स्थिति क्या है आप लोग देखें। किसी भी कीमत पे उन भ्रष्टाचारियों को जो दूसरी पार्टी में थे उन सभी को उन्होंने अपने यहाँ लाकर इकट्ठा किया, यानी देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, नाम लेकर के बताया, अपने भाषणों में उनके बारे में, मंचों पे उनके बारे में बोला गया। आज वो सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं की पार्टी में हैं या उनके गठबंधन में हैं। भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाकर सत्ता में आने वाले लोग भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, तो इसमें उस पार्टी का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष आम जनता का है, जिसने कि 5 साल देखा कि जिन बातों का आरोप लगाकर आज तक किसी को भी दोषी साबित नहीं कर सके, और यहाँ तक कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया वह आज उनके साथ सत्ता में है, बड़े बड़े पदों पर आसीन है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह बनता है कि जनता अपने अधिकारों को स्वयं लेना नहीं चाहती, वह मूक दर्शक बनी हुई है। जो भी पार्टी जो भी बात कहते हैं उनकी बात मान लेती है, अपनी समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर सरोकार होता तो देश में आज यह सरकार ना होती, और जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद देश में यही युवा जो बेरोजगार देश में घूम रहे हैं उसी के खिलाफ, इसी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और जब वोट देने का नंबर आता है तो वह उसको ही लेकर आते हैं, तभी तो वो सत्ता में आते हैं। महिला जिन पर अत्याचार होता है, सरकार बनाने के समय पे वोट उनको देकर आएंगे, सरकार बनाने के बाद फिर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इससे पहले फैसला क्यों नहीं लिया जाता, यह भी बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम लोग आज देश के कुछ मुख्य मुद्दों पे बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आपने गलती क्या की है, और देश के जो मौजूदा सरकार है उसे सरकार में आपकी ही जरूरी मुद्दों की स्थिति उसमें क्या है। पीएम मोदी का दावा उन्होंने किया था कि योगी सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं, और आंकड़े क्या बताते हैं। और ये दावा उन्होंने कब किया था? ये 2021 में किया था, जब उत्तर प्रदेश में सरकार आने का टाइम था, चुनाव का समय था, उस टाइम पर उन्होंने ये बात बताई थी। और आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 से 20 तक क्राइम बढ़ा है या घटा। एनसीआरबी का डेटा पर नज़र डालें तो साल 2014 से लेकर के
साल 2019 तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दर्ज मामलों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। साल 2014 में जहां महिलाओं के खिलाफ 38,467 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2016 में ये आंकड़ा 49,262 और साल 2017 में 56,000 के पार पहुंच गया। इसके बाद अगले 2 साल में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की संख्या बढ़कर 60,000 के करीब पहुंच गई, लेकिन 2020 में आंकड़ा की संख्या घटकर 49,000 तक रह गई। अगर दोनों सरकारों के चौथे साल यानी 2016 की तुलना 2020 से की जाए तो दोनों सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता, क्योंकि 2016 में ये आंकड़ा 49,262 था तो 2020 तक ये आंकड़ा करीब 60,000 की ऊंचाई छू कर वापस 49,385 तक पहुंच जाता है। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है, ये आपसे मुद्दा जुड़ा हुआ है या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी रहती है और इसका आरोप विपक्ष हमेशा लगाता आया है कि अग्निपथ की जो योजना लाया उन्होंने सैनिक भर्ती में, उसको लेकर के चुप रहना, किसानों की एमएसपी की गारंटी पर चुप रहना, महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उस पर चुप रहना। ऐसे ही आपने देखा मणिपुर पर कि 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई और 5,000 से ज़्यादा मामले वहां पर दर्ज किए गए, 142 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। और प्रधानमंत्री जी उस पर कब बोले थे? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरवेंशन किया था। 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निवस्त कर घुमाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला भी सामने आया था और ये घटना 4 मई की थी। इसके बाद 20 जुलाई को पीएम ने पहली बार मणिपुर मामले पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था। तब ये बात प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उस पर अपनी टिप्पणी दी थी। अब आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं? उसके बाद ये तो महिलाओं की बात हो गई। देश में जो घटनाएं जम्मू कश्मीर को लेकर के जो आतंकी घटनाओं पर जितनी बातें आती है सामने, और नोटबंदी की गई थी ये कह करके कि जो है नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादियों की कमर तोड़ दी जाएगी, तो 2014 के बाद से भारत में हुई 3469 आतंकी घटनाएं और 728 सैनिक शहीद भी हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, और ये रिपोर्ट है 5 मार्च 2024 की। किसानों की आप बात करें, मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन औसतन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये है किसानों के बारे में। अब अपराध के बारे में बात कर लीजिए कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 22 में जो कृषि क्षेत्र में 1,474,000 आत्महत्या किसानों ने की है। इन 9 वर्षों में इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन लगभग 30 आत्महत्याएं हुई हैं। और फिर भी हमने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को यह दावा करते हुए सुना कि मोदी के राज में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। उनसे पूछा, क्या विपक्ष ने पिछले 8 वर्षों में किसानों की आत्महत्या के बारे में एक भी चर्चा नहीं की? अगर उन्होंने नहीं की तो इसका मतलब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति ने सवाल उठाया था जिस पर निशिकांत दुबे जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी ने भी आत्महत्या नहीं की है। तो ये है मामला। यही मामला आपका बेरोजगारों पर आता है। आत्महत्या की ऐसी कहानी बेरोजगारी की बढ़ती समस्या का इशारा दे रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बेरोजगारी की वजह से 2018 से 2020 तक 9,140 लोगों ने आत्महत्या की। साल 2018 में 2741, 19 में 2851 और 20 में
3548 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की। 2014 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामले में 60% की वृद्धि हुई है। आप इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि क्या है। वहीं पर एक रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो रिपोर्ट की बात हो रही थी, जिसको लेकर के 2014 में सरकार सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, यानी एनडीए गठबंधन की। तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है वे विपक्षी दलों में बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से 10 कांग्रेस से, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी और वाईएसआरपीसी से 1-1 राजनेता शामिल हैं। भाजपा में आते ही किन किन नेताओं को राहत, जैसे असम में तरुण गोगोई सरकार के वक्त पे जब सत्ता कांग्रेस के पास थी, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर चिटफंड घोटाले का आरोप लगा था। मामले में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया। शर्मा ने के आखिरी बार नवंबर 2014 में पूछताछ की गई थी। अगस्त 2015 में वो बीजेपी में आ गए, उनकी फाइल बंद कर दी गई और आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे ही अगली आप ये सुने, शुभेंदु अधिकारी इस टाइम पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष है। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु ने सीबीआई ने शारदा घोटाले मामले में पूछताछ की थी। टीएमसी आरोप लगा रही है कि जब अधिकारी टीएमसी में थे तो जांच एजेंसी उन्हें परेशान करती थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। यही बात महाराष्ट्र को लेके है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी आती है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले पर आरोप था। अजीत को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब बीजेपी में आकर उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई। अजीत आज महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में डिप्टी सीएम हैं। इसी तरह अन्य नामों में मुकुल राय हैं, हार्दिक पटेल हैं, प्रवीण ढरेकर हैं, बीएस येदुरप्पा हैं, नारायण राणे हैं, जितेंद्र तिवारी हैं समेत कई नेता हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि एनसीपी गुट के 2 शीर्ष नेताओं अजीत पवार और प्रफुल्ल के मामलों को बंद कर दिया गया। कुल 25 नेताओं की लिस्ट में महाराष्ट्र से 12 नाम है, जिसमें से 11 साल 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिसमें से साल 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए। इनमें एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के 4 नेता शामिल हैं। अब आपको हम बताते हैं कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में कीमतें बढ़ी थी 24% और उनके दूसरे कार्यकाल में कीमतें बढ़ी हैं 32%। 10 साल के कुल कार्यकाल में सामान्य कीमत वृद्धि दर में 64% रही है। इस महंगाई को झेलते हुए आर्थिक हालात कैसी रही, इसका आकलन आप 5 या 10 साल पहले की अपनी स्थिति से कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सरकार के काम क्या हैं और वो काम क्या करना चाहती है, ताकि आपके ध्यान मुद्दों से भटके रहे। आपको महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर उन्हें जवाब ना देना पड़े। वो ऐसे मुद्दे लाना चाहती है आपके बीच में जिन मुद्दों से आपका ध्यान भटकता है, जिन मुद्दों का आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं। एक गरीब व्यक्ति, मुस्लिम समाज का अगर आप ले ले तो उसको वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना। एक गरीब व्यक्ति हिंदू समाज का अगर है तो उसे मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना। उसके तो दिन भर की अपनी रोजी रोटी के लिए ही लाले पड़े रहते हैं, काम मिलना ही मुश्किल होता है। तो विचार आपको करना होगा, सोचना आपको होगा। निश्चित रूप से आने वाला समय पर भी आपको ही विचार करना होगा कि आप किन मुद्दों पर
सरकार को वोट देते हैं और किन मुद्दों पर, और आपके उन मुद्दों पे क्या सरकार जब बनती है तो क्या वो काम करती है या नहीं करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।